जापान नाम लेते ही आंखों के सामने एक पीसफुल एंड ब्यूटीफुल कंट्री आती है। पर ये आज का केस सुनने के बाद हमारी ये गलतफहमी दूर हो जाएगी और लगने लगेगा चाहे इस दुनिया में कंट्री कोई भी हो, पर अच्छे और बुरे लोग हर जगह पर होते हैं। तो आखिर ये केस है क्या, आगे आपको पता चल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट दिस फर्स्ट केस ऑफ जुंको फुराता। इस केस में 5 कैरेक्टर्स हैं। जुंको फुराता जो कि विक्टिम थी, हिरोशी मियानो जो ओबेरा, शिंजा मिनातो एंड यशुशी वतनाबे। इन चारों लड़कों की एज कुछ ज़्यादा नहीं थी, 20 से भी कम एज इनकी थी। 1988 में इन चारों ने अपना स्कूल छोड़कर ये क्राइम की दुनिया में इन्वॉल्व हो गए। इन्होंने चोरी से शुरुआत की थी। ऐसी छोटी मोटी चोरियां और हाथापाई करने पर भी इन पर कोई एक्शन नहीं हुआ, जिसकी वजह से इनका कॉन्फिडेंस बढ़ता गया। उन्होंने आगे चलकर 2 लड़कियों के साथ दुष्कर्म भी किया, पर फिर भी उन पर कोई एक्शन नहीं हुआ। 25 नवंबर टोक्यो। जुंको रात को अपना काम ख़त्म करके घर जा रही थी। ठंड के दिन थे और ज़्यादा लोग रास्ते पर थे भी नहीं। उस रात वहाँ पर मिनातो और मियानो भी मौजूद थे। उन्होंने जुंको को देखा और प्लान फिक्स था। उनमें से एक जुंको को धक्का देगा और दूसरा उसे अच्छे लड़के की तरह उठाएगा, उसे पूछेगा कि वो ठीक है या नहीं, उसका ट्रस्ट जीतने की कोशिश करेगा। मिनातो उसे पीछे से धक्का देकर भाग जाता है और मियानो उसे हेल्प करता है। जुंको को लगता है कि 18 साल का मियानो अच्छा लड़का है। मियानो उसे बहला फुसलाकर पास के वेयर हाउस में लेके जाता है और बस वहाँ पहुँचते ही वो अपना रंग बदल देता है। वो जुंको को कहता है कि उसका एक बड़ी गैंग याजुका गैंग से लिंक है और वो उसका मेंबर है। एक ही शर्त पर वो उसे ज़िंदा छोड़ेगा कि वो जैसा बोले वैसा उसे करना पड़ेगा। और यही से शुरू होते हैं जुंको के लाइफ के सबसे खतरनाक 45 डेज। मियानो जुंको को वेयर हाउस से टैक्सी करके एक होटल ले जाता है। वहाँ उसके साथ गलत हरकतें करता है। वहाँ लिटरली वो उसका रेप करता है। वहाँ से वो मिनातो को कॉल करता है और सब बताता है। अगली सुबह 26 नवंबर 1988 को मियानो जुंको को होटल के पास वाले पार्क में लेके जाता है, क्योंकि वही बाकी सब मेंबर्स उसका वेट कर रहे थे। जुंको वहाँ मिनातो को देखकर सब समझ जाती है कि ये सब एक प्लान था उसे फंसाने के लिए। वो सब जुंको को कहते हैं कि उसकी फैमिली कहाँ रहती है ये उनको पता है। अगर वो यहाँ से भागने की कोशिश करती है तो उसके फैमिली को वो मरवा देंगे, क्योंकि उनका कनेक्शन एक बड़ी खतरनाक गैंग से है और वो उसके मेंबर हैं। इसे सुनकर जुंको डर जाती है। वो चारों मिलकर जुंको को मिनातो के घर पर 2nd फ्लोर पर एक रूम में बंद कर देते हैं। 27 नवंबर को जुंको के पेरेंट्स पुलिस स्टेशन जाते हैं जुंको की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने के लिए, मगर ये चारों किडनैपर्स जुंको को फोर्स करते हैं और कॉल करवाते हैं उससे पेरेंट्स को ये बताने के लिए कि वो बिल्कुल सेफ है। जुंको मजबूरी में कॉल करती है और पेरेंट्स को बोलती है कि मैं सेफ हूँ और एक फ्रेंड के घर पर हूँ, मैं कुछ दिनों के बाद लौट आऊँगी। ये सब मिनातो के घर पर ही हो रहा था। मिनातो पेरेंट्स को बोल देता है कि जुंको उसकी गर्लफ्रेंड है। 28 नवंबर 1988 मियानो के और कोई 2 दोस्त वहाँ पर आते हैं और जुंको के साथ गलत काम करके चले जाते हैं, उसे सेक्सुअली असॉल्ट करते हैं। मियानो एक रेजर से जुंको के प्राइवेट पार्ट को शेव करता है और फिर माचिस से जुंको के जेनिटल को जला देता है। जुंको वहाँ से भाग नहीं पा रही थी। वो कोशिश भी करती है पर नाकाम हो जाती है। इससे गुस्सा होकर वो चारों किडनैपर्स उसके फेस पर बहुत जोर से मारते हैं, उसे एक पंचिंग बैग की तरह ट्रीट करते हैं। मियानो ने लाइटर से जुंको के एंकल जलाकर उसे डांस करने के लिए कहा और वो भी नेक्ड, उसने कोई कपड़े नहीं पहने थे। उसके बाद उन्होंने पूरी रात ठंडी में उसे बालकनी में खड़ा रखा। उन्होंने उसके प्राइवेट पार्ट में मेटल रॉड, कांच की बोतल जैसी चीज़ें डाली थी। ये बताने के लिए भी मुझे बहुत दिक्कत हो रही है। ये सब वर्स्ट हरकतें कुछ माइनर बच्चे कर सकते हैं, ये सुनकर भी बहुत डिस्टर्ब होता है। देन हाउ शी वॉज फेसिंग इट। जुंको को वो दारू सिगरेट भी फोर्सफुली कंज्यूम कराते थे। कई दिन तक वो टॉर्चर चलता रहा। उसकी हालत इतनी ख़राब कर दी थी उन्होंने कि उसे पहचानना भी अब मुश्किल हो रहा था। उसे खाने पीने के लिए वो ठीक से देते नहीं थे। 4 फरवरी 1989 मियानो गैम्बलिंग से बहुत सारे पैसे हारने के बाद मिनातो के घर जाता है और सारा गुस्सा जुंको के ऊपर निकालता है। वो उसे पंचिंग बैग की तरह मारते जा रहा था।
और वैक्स से जलाता है। 10 घंटे का ये टॉर्चर कंटिन्यू सहने के बाद वो मर जाती है। एंड दैट इज स्ट्रेंज नाउ व्हाट आई एम टॉकिंग। बस उसका मर जाने से हम सबको एक रिलीफ फील करवा रहा है, क्योंकि इतने दिन भयानक टॉर्चर उसने सहा था कि खुद भी वो उन चारों से मौत की भीख मांग रही थी। मिनातो जुंको की मरने की खबर गैंग के बाकी मेंबर्स को बता देता है, और वो बाकी मेंबर ये सुनकर अब थोड़े मुश्किल में आ गए थे। उन्होंने साथ मिलकर जुंको को एक ब्लैंकेट से लपेटकर एक बड़े से ट्रैवल बैग में डाला। उस बैग को एक बड़े से मेटल ड्रम में डालकर ड्रम सीमेंट से सील कर दिया था। 5 जनवरी रात 8 बजे उन्होंने उस ड्रम को टोक्यो के वकासो आइलैंड के एक कंस्ट्रक्शन साइट पर डंप कर दिया। कुछ दिनों के बाद पुलिस मियानो और ओबेरा को कोई छेड़छाड़ के सिलसिले में अरेस्ट करती है और उन दोनों को सेपरेट इंटरोगेट करती है। पुलिस बोल रही थी कि उसने सब बता दिया है, अगर तुम भी बता दोगे तो अच्छा होगा। मियानो को लगा कि ओबेरा ने सब बक दिया है, तो मियानो जुंको के बारे में पुलिस को सब बता देता है, पहले से लेकर आखिर तक। और ये सुनकर पूरा पुलिस स्टेशन शॉक हो जाता है। हालांकि पुलिस कुछ अलग सुनना चाहती थी उनसे, क्योंकि उन्होंने इतने क्राइम किए थे कि उनको खुद पता नहीं था पुलिस ने उनको किस बारे में पकड़ा है। 29 मार्च 1989 को पुलिस उस कंस्ट्रक्शन साइट से वो ड्रम बरामद करती है। जुंको की पहचान फिंगरप्रिंट से हुई थी। बाकी सबको भी अरेस्ट किया जाता है, जिसमें होते मिनातो, वातानाबी, मिनातो का भाई इहारा और नाकामुरा। ये 5 लोग अरेस्ट हो जाते हैं। जब इनको कोर्ट ले जाते हैं तो कोर्ट ऑर्डर देता है कि इन सब की आइडेंटिटी रिवील ना की जाए, क्योंकि ये एज 20 से कम है। पर कोर्ट में बैठा कोई एक जर्नलिस्ट इनकी हर एक डिटेल रिवील कर देता है। मियानो को 17 साल की सज़ा दी जाती है, पर उसे बढ़ाकर 20 साल कर दिया जाता है, और उसकी फैमिली को $350,000 का कंपनसेशन जुनको की फैमिली को देना पड़ता है। 20 साल बाद छूटने पर भी मियानो स्कैम कॉल्स के मतलब फिर एक गलत क्राइम फ्लो में आ जाता है, पर उसके लिए कोई सज़ा उसे नहीं मिलती। ओबेरा को 5 से 10 साल की सज़ा दी जाती है। 1998 को छूटने के बाद ओबेरा किसी फिल्म में काम करने लगता है, पर फिर वो किसी लड़के पर जानलेवा हमला कर देता है। उसे लगता था कि उसकी गर्लफ्रेंड और उस लड़के में कुछ तो चल रहा है, और इस हमले की वजह से वो अरेस्ट हो जाता है। 2004 में फिर उससे जेल हो जाती है। मिनातो को 5 से 9 साल की सज़ा दी जाती है। साल 1998 में जब मिनातो रिलीज किया जाता है, तब वो अपनी माँ के पास रहने लगता है। वातानाबे को 5 से 6 साल की सज़ा दी जाती है। उसने सज़ा कम कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में भी अपील की थी। जुंको की इस केस की वजह से पूरा जापान भड़का हुआ था कि इन सभी क्रिमिनल्स को कड़ी से कड़ी सज़ा दो, पर ऐसा नहीं हुआ। कुछ साल के बाद ही वो रिलीज हो जाते हैं।